हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हो? मस्त, मैं भी मस्त। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, और रॉल्स लॉ का दो केसेस के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो केस वो था जहां सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ वेर वोलेटाइल, दूसरा केस जहां सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था, सॉल्वेंट वोलेटाइल था। ठीक, तो ये दो केस हमने पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज जो फर्स्ट केस मैंने पढ़ा था जहां सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कंपोनेंट्स वोलेटाइल था, उसी में एक और चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यार तुम लोगों को कुछ बच्चों को मेरी बात समझ नहीं आई होगी, ऊपर से पार हो गई होगी, कोई बात नहीं यार। चलो मैं अपने बातों को पहले क्लियर करता हूं, उसके बाद आप लोग को खुद ब खुद हर चीज समझ आने लगेगी। तो चलो यार, पहले मैं कहना क्या चाहता इस चीज को आप लोग को पहले क्लियर कर देता हूं। चलिए, अभी मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बच्चों? सॉल्यूशन ले रहा हूं, और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए एंड बी प्रेजेंट है। यहां तक तो यार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और इस कंटेनर को यार बंद कर दो ऊपर से, ताकि यहां से जो वेपर बने वो इस कंटेनर को भाग कर कहीं और ना चला जाए। चल यार, ये ए एंड बी क्या करेगा? अब वेपर बनाएगा। समझ आ रहा है? ए एंड बी यदि वेपर बनाएगा तो यहाँ ए एंड बी के वेपर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा? ये क्या होगा? शक्तिमान बनकर इस वाले स्पेस में आ जाएंगे। यहां पे ए एंड बी दोनों के वेपर्स प्रेजेंट होंगे। चल यार, अब तुम लोग मुझे बताओ, यहां ए के मोल फ्रैक्शन को मैंने क्या से रिप्रेजेंट किया था? एक्स ए से किया था। बी के मोल फ्रैक्शन को क्या से रिप्रेजेंट किया था बच्चों? एक्स बी से किया था। समझ में आ रहा है? चल, अब ये एक्स ए एंड एक्स बी जो था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन था। लेकिन यदि ये ए एंड बी शक्तिमान बनकर के यदि यहां पहुंच रहा है, तो अब बात यह है कि यहां ए और बी का मोल फ्रैक्शन इस ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा? मतलब यहां ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो यदि दोनों प्रेजेंट तो कुछ मोल्स ए के प्रेजेंट होंगे, कुछ मोल्स बी के प्रेजेंट होंगे। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन इन दिस वेपर फेज। समझ में आया? तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा ना, पहले तो ये टॉपिक तुम लोग शायद समझ गए होंगे हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक, तो यार छोटा सा टॉपिक है और कुछ नया इसमें यूज नहीं होने वाला। चल, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा पहले दिमाग लगाना है कि यहाँ ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना, तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना, ये जो वेपर फेज है, इस वेपर फेज में क्या क्या प्रेजेंट है? ए एंड बी दोनों प्रेजेंट हैं, इतना तो जान रहे हो। और ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। क्या हमें ए का पार्शियल प्रेशर यहां पता है? मतलब इस वेपर फेज में ए कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्या ये हमें पता है? यस सर, हमें पता है। क्या पता है बताओ बच्चों? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तुम लोग यार जान रहे हो ना ये सब चीज? चलो यार, बहुत अच्छी बात है। बी भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बच्चा बताओ जरा? तो तुम लोग को पता होगा यहाँ कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हो गया पी ए, ये हो गया पी बी। मतलब हमारे पास एक, देखो यार यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमारे पास एक गैसेस मिक्सचर है, और ये गैसेस मिक्सचर दो कंपोनेंट से मिलकर बना ए एंड बी से, जिसमें से ए का पार्शियल प्रेशर भी हमें पता है और ये बी का भी पार्शियल प्रेशर पता है। ठीक, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इस गैसेस मिक्सचर में ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इस चीज को कैलकुलेट कर। तो पहली बात तो यार ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन, यहां जो मोल फ्रैक्शन था वही अब यहां नहीं रहने वाला। यहां ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन यहां के एक्स ए एंड एक्स बी के बराबर नहीं होने वाला। यानी ए का मोल फ्रैक्शन यहां एक्स ए था, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी था, तो मैं ये नहीं कह सकता यहां भी ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा और बी का एक्स बी ही होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। ठीक, यहां किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा? हाँ, ये मैं आइडिया दे सकता हूं, जिसका भी पी नॉट वैल्यू ज्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? जिसका भी पी नॉट वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब जो भी इस दोनों में ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका मोल फ्रैक्शन यहां ज्यादा होगा। बस इतना ही कर सकता हूं। अब क्यों यार ऐसा? जस्ट समझ सकते हो, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो ज्यादा वेपर बनाएगा वो यहां ज्यादा जमा होगा। यदि ज्यादा यहां पे कलेक्ट होगा तो ऐसे में उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना तो यार तुम लोग समझते हो ना। तो इसीलिए यहां पे मोल फ्रैक्शन के बारे में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम फिलहाल इसे मान लेते हैं। यहां जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है इसको मैंने वाई ए एंड इसको क्या मान लिया बच्चों? वाई बी मान लिया। समझ में आया तुम लोग को इतना? चल, तुम लोग होशियार बच्चे हो, तुम लोग को इतना समझ आ ही रहा होगा।
अब तुम लोग को बताना है, तुम लोग होशियार बच्चे, तुम लोग को खुद से वीडियो पॉज करके बताना है वाई ए एंड वाई बी का वैल्यू क्या होगा। वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा जोड़ दो 5 मिनट के लिए, नहीं हो सके तो फिर यार आप लोग वीडियो रिप्ले करके देख लो। चलो मैं अब कंटिन्यू करते हूँ आगे, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हमें y एंड y भी निकालना है। पहली बात तो रॉल्स लॉ हम लोग नहीं लगा सकते। पता चला कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ का पार्शियल प्रेशर जो होता है, रॉल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि मैं रॉल्स लॉ की बात करूं तो क्या पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट दैट इज ए मान लिया मैंने, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब यदि हमें ए का पार्शियल प्रेशर जानना है तो ए का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट ए का मोल फ्रैक्शन कहां, लिक्विड फेज या वेपर पे, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ए तो लिक्विड में भी है, वेपर में भी है ना, तो इसलिए मेंशन करना जरूरी था रॉल्स लॉ में। इसलिए रॉल्स लॉ में ये चीज मेंशन किया गया, जो पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये एक्स से कौन सा वाला है, इन द सॉल्यूशन वाला है। तो इसीलिए डेफिनेशन में जब लिखते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। और मैं जब रॉल्स लॉ पढ़ाया था तो वहां समझाया था इस बात को, ठीक। तो ये तो रॉल्स लॉ था। तो ये रॉल्स लॉ जो था ये हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के लिए तो लगा दिए, लेकिन अब हमारे पास हम बात कर रहे हैं इस गैसेस जो वेपर हमारे पास है उसकी बात कर रहे हैं, उस वेपर मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर रॉल्स लॉ नहीं लगता, याद रखिएगा इस चीज को, रॉल्स लॉ नहीं लग सकता वेपर फेज या गैसेस मिक्सचर के लिए। फिर कौन सा लॉ लगेगा, तो तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग पढ़े, थोड़ा दिमाग पे जोर दो, तुम लोग को याद आ जाएगा। कब पढ़े हो बच्चों, जरा याद करो। तो आप लोग गैसेस स्टेट में पढ़े हो कि यदि किसी सिस्टम में एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है, मान लो एक गैसेस मिक्सचर हमारे पास है, उसमें ए एंड बी दो तरह के गैसेस हैं, तो ऐसे केस में ए का भी यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, बी का भी प्रेशर होगा। ए का जो प्रेशर है उसको मैं पी ए कह दिया, जो बी का प्रेशर होगा उसे पी बी कह दिया। टोटल प्रेशर क्या हो जाता है ये भी आप लोग जानते हो। कौन सा लॉ था ये, डाल्टन्स लॉ था। तो डाल्टन्स लॉ से पी टोटल इक्वल टू क्या होता था, पी ए प्लस पी बी, यही होता था ना। और पी ए यदि पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना होता था कि ए के द्वारा कितना प्रेशर होगा, यानी इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए, ये क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, यही था ना। और ये जो मोल फ्रैक्शन था ये इस गैसेस मिक्सचर में ए का मोल फ्रैक्शन को लेते थे। कहाँ का लेते थे, ये जो गैसेस मिक्सचर ए एंड बी का, उसमें जो ए का मोल फ्रैक्शन रहा होगा उसको यहाँ पे पुट करता है इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो भी इस गैसेस मिक्सचर के द्वारा लगाया जा रहा होगा, ठीक। तो डाल्टन्स लॉ यही था, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक। तो सेम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ए एंड बी एक वेपर मिक्सचर का पार्ट है, गैसेस मिक्सचर है। यदि गैसेस मिक्सचर है तो ऐसे में हम डाल्टन्स लॉ यहाँ भी लगा सकते हैं। यदि डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं तो तुम लोग बताओ बच्चों, मैं पी ए इक्वल टू क्या लिखूंगा, तुम लोग बताओगे। अच्छा, इस ए एंड बी में हमें ए का पार्शियल प्रेशर पता है कि नहीं पता है, देखो यार, पी ए जो पार्शियल प्रेशर था ये कौन सा प्रेशर था, जो ए प्रेशर लगा रहा था वही तो प्रेशर था। इसका मतलब हमें ए का भी पार्शियल प्रेशर पता है, बी का भी पार्शियल प्रेशर पता है ना। लेकिन यदि अब हम डाल्टन्स लॉ लगा दें इस मिक्सचर पे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन। कहाँ का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्स या वाई ए लिखे, बताओ। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि वेपर की बात कर रहे हैं, हम लोग वेपर मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अब वेपर मिक्सचर की बात करें तो इसमें मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई ए इनटू क्या आ जाएगा बताओ, तो इनटू टोटल प्रेशर, ए एंड बी दोनों के द्वारा टोटल प्रेशर कितना लगाया जा रहा है, पी टोटल लगाया जा रहा है ना। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ से मैं वाई इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, पी ए बाई पी टोटल नहीं बोल सकता, बताओ यार, बोल सकते कि नहीं बोल सकता, बोल सकता ना। तो यहाँ से पी ए बाई पी टोटल। अब पी ए का वैल्यू क्या है यार, पी ए का वैल्यू हमें तो पता है पी नॉट ए एक्स है। यहाँ जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये कैलकुलेट कहाँ से किया, किस लॉ के हेल्प से ये चीज हमने कैलकुलेट किया था, याद है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। रॉल्स लॉ के हेल्प से ये पार्शियल प्रेशर को हमने कैलकुलेट किया था, ठीक। तो यहाँ पे पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्स से आ गया, और पी टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी टोटल क्या होता है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, पी टोटल क्या होता है, पी टोटल क्या होता था, पी ए प्लस पी बी। तो पी टोटल इक्वल टू हो गया पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए एक्स बाय पी टोटल के जगह पे पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी।
तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया इन वेपर फेज, पी नॉट ए एक्स है और बाय में पी नॉट ए एक्स है प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। देखो हमें मोल फ्रैक्शन यदि वेपर फेज में कैलकुलेट करना है तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली। देखो एक तो पी नॉट ए का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, पी नॉट बी का भी वैल्यू जरूरत पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन में, ये एक्स एंड एक्स बी कौन सा मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड वाला, ठीक। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी होगा उस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं इन वेपर फेज। इसी तरह से हम लोग यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहे वेपर फेज में क्या होगा, तो चलो यार कोशिश करते कैलकुलेट करने का। बिल्कुल सेम तुम लोग यार अब तो समझ ही गए होगे क्या कर रहे हैं सर। तो यदि मैं पीबी की बात करूं, अब अगर डाल्टन्स लॉ, ये कहां से आया है मैं लिख देता हूं, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। फ्रॉम डाल्टन्स लॉ पी ए क्या था, वाई ए इंटू पी टोटल। यदि मैं पीबी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टोटल हो जाएगा। अब यहां से वाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, पी बी बाय पी टोटल आ जाएगा। समझ आ रहा है। पी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा ये पी बी को मैं पी नॉट बी एक्स बी लिख रहा हूं, ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, रॉल्स लॉ। याद रखना तुम लोग ये चीज। पी टोटल को अगेन पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब इसका डेरिवेशन में दोनों लॉ यूज हो रहा है, हमारा रॉल्स लॉ भी यूज हो रहा है और डाल्टन्स लॉ भी यूज हो रहा है। डाल्टन्स लॉ वाई बी के लिए और ये कौन सा लॉ था, रॉल्स लॉ था। तो यहाँ से वाई बी इक्वल टू आप लोग याद रखोगे यार, पी नॉट बी एक्स बी बाय में पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कोई दिक्कत नहीं ना। एक रिलेशन और आप लोग याद रख सकते हो, कभी कभी आपको यूज पड़ सकता है। मान लो वाई ए बाय वाई बी कैलकुलेट करना चाहते हैं, मोलर फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बताओ यार क्या आ जाएगा। तो देखो पी नॉट एक्स बाय पी टोटल, पी नॉट बी एक्स बी बाय पी टोटल, ये पार्ट तो कट जाएगा जब वाई ए बाय वाई बी करूंगा। इतना समझ में आ रहा है ना। वाई की जगह पे ये रखेंगे, अब बाय पी टोटल आएगा, फिर यहाँ पे भी पी नॉट बी एक्स बी बाय पी टोटल, ये चीज कट जाएगा। तुम लोग खुद से वाई की जगह पे ये वैल्यू, वाई बी की जगह पे ये वैल्यू रख के देख लेना, ठीक। तो यहाँ से वाई ए बाय वाई बी के बीच ये रिलेशन आ जाएगा। और एक चीज तो याद ही रखना, वाई ए प्लस वाई बी कितना होगा, 1 होगा। क्यों, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है ऑलवेज, और हमें पता है यहाँ दो ही कंपोनेंट ए एंड बी, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो इसलिए अब से आपको यदि कभी पूछा जाए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना किसी कंपोनेंट का, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन हमें लिक्विड सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना या मोल फ्रैक्शन वेपर में कैलकुलेट करना, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग तरीका होगा मोल फ्रैक्शन निकालने का। यदि हमें लिक्विड सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन निकालने को कहा जाए तो हम लोग पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स लगा देंगे, ठीक। और यदि वेपर में बोला जाए ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, और वाई ए यदि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज निकालना तो पी ए बाय पी टोटल, फिर पी नॉट ए एक्स ए बाय टोटल। अब यहाँ पे देख लो एक्स ए एक्स बी और पी नॉट बी हर एक चीज का जरूरत पड़ेगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप नोट कर लो। और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर, चल तो नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको वीडियो पॉज करके आगे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। चलिए चलो, तो आपके सामने अब ये सवाल है। सवाल क्या मैं एक बार पढ़ देता हूं, समझा देता हूं आप लोगों को। 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 9.2 ग्राम ऑफ टॉलिन, ठीक। यानी 7.8 ग्राम बेंजीन और टॉलिन का 9.2 ग्राम लिया गया, दोनों को मिक्स किया गया। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज। निकालना क्या आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज। अब देखो यार ये इंपॉर्टेंट हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन नहीं कैलकुलेट करना, कहां कैलकुलेट करना, वेपर फेज में। यानी जो बेंजीन और टॉलिन शक्तिमान बन के जो ऊपर गया था ना वेपर में, उस वेपर में बेंजीन और टॉलिन का मोल फ्रैक्शन क्या है वो कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो ना। चल बहुत अच्छी बात है यार। आई ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंट बाय वेट ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक और चीज, परसेंट बाय वेट ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का वेपर फेज में परसेंटेज बाय वेट क्या होगा, इस चीज को भी कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पार्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं समझा देता हूं। पहले आपको क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। जैसे मान लिया इधर क्या है, बेंजीन को मैं बी से और टॉलिन को मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। अब ये बेंजीन एंड टॉलिन क्या होगा, वेपर बन के इस वाले में भी आया होगा, बेंजीन प्लस टॉलिन आया होगा। यदि बेंजीन एंड टॉलिन यहाँ आया तो बेंजीन का कुछ, यदि कुछ बेंजीन इधर आया तो बेंजीन का कुछ वेट तो होगा, यहाँ टॉलिन का भी तो कुछ वेट होगा। मान ले बेंजीन का यहाँ वेट x ग्राम में आया, टॉलिन का वेट y ग्राम। एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी हो इससे हमें मतलब नहीं है। बेंजीन का कुछ यहाँ आया वेट, यहाँ टॉलिन का कुछ वेट आया, इसको मैंने x ग्राम माना कि यहाँ x ग्राम बेंजीन का प्रेजेंट है मास,
टॉलिन का कितना मास परसेंट है, y ग्राम। यदि सवाल में आपको पूछा गया परसेंट बाय वेट ऑफ बेंजीन, मतलब परसेंटेज ऑफ किसका, बेंजीन का इन वेपर फेज, यानी यहां पे कितना प्रेजेंट है इसका परसेंटेज, तो बेंजीन का परसेंटेज कितना बोलेंगे, हमें पता है इस वेपर में बेंजीन का वेट कितना, x ग्राम। परसेंटेज निकालना है ना बेंजीन का इस वेपर फेज में, तो बेंजीन का मास ऊपर जो कि x ग्राम है, टोटल मास नीचे हो जाएगा जो कि कितना होगा, s प्लस वाई, और परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर देंगे। मतलब आपको ये चीज को कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्लियर है। हाँ, यदि मान ले हमको बेंजीन और टॉलिन का लिक्विड सॉल्यूशन में क्या परसेंटेज होगा बेंजीन का, वो कैलकुलेट करना, तो यार बहुत इजी हो जाता है। कैसे, सवाल में देखो, यदि मैं सवाल पहले बता देता हूँ क्या है सवाल, क्या है, यहाँ पे बेंजीन है और टॉलिन है, 7.8 ग्राम बेंजीन है, ठीक है ना। चलो मैं जो अभी सवाल दिया गया पहले उस चीज को कैलकुलेट कर देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी बाद में आएंगे। कंटेनर क्लोज हो गया, मान ले यार ये यहाँ पे बेंजीन एंड टॉलिन पहुंचा शक्तिमान बनके, ठीक है ना, पहुंचा। हमें कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट क्या करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज कैलकुलेट करना, यानी हमें वाई भी कैलकुलेट करना है एंड वाई टी कैलकुलेट करना। समझ में आ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेज, इसलिए मैंने वाई बी वाई टी यूज किया, क्लियर। चल वाई बी इक्वल टू क्या होगा यार, अभी जस्ट मैंने बताया था पी बी बाई पी टोटल, पी बी का है तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, नीचे क्या हो जाएगा, टोटल में क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल में गिवन नहीं है, बेंजीन और टॉलिन का वेपर प्रेशर नहीं दिया है, तो लिख लेना यार, ये चीज़ गिवन क्वेश्चन में मिलेगा आपको। 300 200 बेंजीन का वेपर प्रेशर 300 टॉर है और टॉलिन का वेपर प्रेशर 200 टॉर है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। मैं उधर का मिटा देता हूँ उसका, तो काम खत्म हो गया। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, अब वीडियो पॉज करके अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो वाई बी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट टी एक्स टी, ये सब चीज़ का हमें जरूरत पड़ेगा, क्लियर। जिसमें से पी नॉट बी और पी नॉट टी तो यार हमें यहाँ दिया हुआ है, उसके लिए तो सोचना है नहीं। आगे हमें सोचना किस चीज़ के लिए, एक्स बी एंड एक्स टी। यदि हमें एक्स बी एक्स टी पता चल जाए तो हम तुरंत यूं ही आंसर निकाल देंगे ना। तो एक्स बी एंड एक्स टी कहाँ से आएगा, तो देखो यार ये, अच्छा एक्स बी एक्स टी कहाँ का रहता है, एक्स बी एंड एक्स टी कहाँ का रहता है, ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड फेज, इस लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेंजीन का टॉलिन का, वो चीज़ है। और उसमें भी यार एक्स बी का यदि पता चल गया तो एक्स टी का नहीं निकाल लोगे ना, तो बहुत आसान है। तो चलो यार पहले हम एक्स बी निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा, तो अब यार ये सब देखिए यार, अगेन बेसिक्स लेक्चर हमने इतना अच्छे से आप लोगों को बताया बिल्कुल बच्चों की तरह, तो ये सब चीज़ निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये निकालने में दिक्कत नहीं आ रही तो यार ये क्या है, निकाल के वैल्यू पुट करना है, ये सब तो यार बच्चा 6-7 का बच्चा भी सॉल्व कर देगा वैल्यू पुट करके। तो इसीलिए चल यार यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ फिर भी बच्चों की तरह हर एक चीज़। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का तो NB बाय NB प्लस NT, यानी हमें मोल्स ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ टॉलिन, ये दो चीज़ का जरूरत पड़ने वाला। क्या हमें मोल्स ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ टॉलिन पता है या नहीं पता है, देखो 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब मोल्स ऑफ बेंजीन कितना बोलेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 7.8 दिया है, वेट दिया है, बाय मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है बेंजीन का, ये कितना आ गया 0.1। इसी तरह से यदि मैं मोल्स ऑफ टॉलिन की बात करूं तो वो भी 9.2 ग्राम दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है टॉलिन का 92, ये भी कितना आ गया 0.1, मतलब मोल्स ऑफ बेंजीन भी 0.1, मोल्स ऑफ टॉलिन भी कितना 0.1, तो XB का वैल्यू कितना होगा 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1, ये आ जाता है 0.5, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ टॉलिन दैट इज 0.1 और नीचे भी 0.1 प्लस 0.1, ये आप लोग सॉल्व कर लेना यार खुद से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन भी कितना आ जा रहा है 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन में कितना आ रहा है 0.5, ठीक। ये पार्ट में तो यार कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। चल, तो मोल फ्रैक्शन हमें दोनों का पता चल गया, XB XT का, और ऐसे भी यार XB निकल गया तो XT इतना करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट 1 में से 0.5 माइनस करते 0.5 हो जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। तो अब हम आसानी से YB एंड YT कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो YB इक्वल टू क्या है, P नॉट बी इंटू XB, P नॉट बी का वैल्यू कितना 300 इंटू XB कितना 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल 300 इंटू 0.5 प्लस, अब देखो P नॉट टी XT, P नॉट टी का वैल्यू 200 और XT का भी वैल्यू 0.5, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। ये कितना आ जाएगा यार 150, ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 100, दैट इज ये वैल्यू आ रहा 150 अपॉन में 250, ये कटा 3 से 5,
यानी कितना आ गया यहाँ से 3/5 आ गया। समझ में आ रहा? YB का वैल्यू कितना आ गया 3/5। अब बताओ यार YB का वैल्यू इतना आया तो YT का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 - 3/5 दैट इज कितना हो गया 2/5। समझ में आया किस तरह से किया? मतलब हमने क्या निकाला पहले, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा वेपर फेज में, टॉलिन के लिए 1 माइनस कर दिया, आ गया आंसर। और YB को कैसे कैलकुलेट किया, तो ये डाल्टन्स लॉ से PV/PT कैसे ये चीज़ को आया था मैंने ऑलरेडी बता दिया पहले। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज ये हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का बचा हुआ, कैलकुलेट द परसेंट बाय वेट ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। देख तो अब इस पार्ट को मैं समझाता हूँ, आप लोग पहले खुद से कोशिश करना इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की। मैं मिटा के अब सेकंड पार्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट, परसेंट बाय वेट ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज कैलकुलेट करना। क्या डायग्राम मिटा दिया, यहाँ पे बेंजीन प्लस टॉलिन प्रेजेंट था, ये बेंजीन प्लस टॉलिन यहाँ पे पहुँच गया शक्तिमान बन करके, ठीक। हाँ यहाँ का देखो हमें YB एंड YT पता था, याद रखना यहाँ में YB एंड YT का वैल्यू पता है। ये भी 0 नहीं, ये कितना आया था 3/5, ये कितना आया था 2/5, याद रखना। इसको मैं 0 पॉइंट क्या लिख सकता हूँ 6, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.4। क्लियर? अब हमें परसेंट बाय वेट निकालना है, मतलब यहाँ बेंजीन एंड टॉलिन दोनों परसेंट है, लेकिन हमें बेंजीन का वेट परसेंट निकालना है। तो वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन बाय वेट, तो क्या लिख देंगे, फार्मूला क्या आ गया वहाँ, वेट ऑफ बेंजीन ऊपर आएगा, बेंजीन का है तो B, और नीचे क्या आएगा टोटल वेट बेंजीन प्लस टॉलिन का वेट इनटू 100। समझ में आ रहा है? हमको वेट परसेंट किसका निकालना, बेंजीन का, तो परसेंटेज ऑफ बेंजीन बाय वेट, तो वेट ऑफ बेंजीन ऊपर, नीचे टोटल वेट इनटू 100। अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या हमें यहाँ बेंजीन का वेट और टॉलिन का वेट पता है? पता है? बताओ, पता है क्या? नहीं पता है ना। हमें तो इसका मोल फ्रैक्शन जस्ट पता है, YB का वैल्यू इतना, YT का वैल्यू इतना। इवन हमको तो मोल्स तक नहीं पता है कि मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल्स ऑफ टॉलिन क्या होगा, ये भी नहीं पता है। हमें तो जस्ट मोल फ्रैक्शन पता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मोल्स कैलकुलेट करना, मतलब इसको हमको मोल फ्रैक्शन में इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि मैं इस एक्सप्रेशन को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो यार बहुत आसान हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन हमें बेंजीन और टॉलिन दोनों का पता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस वाले एक्सप्रेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब बात आती है मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो यार ये थोड़ा सा आप लोग वीडियो पॉज कर कोशिश करना कैसे किया जाए। मैं जब तक करता हूं आप लोग वीडियो पॉज करके करना। YB वेट क्या होता है, देखो वेट क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यही होगा ना, होगा। तो यहाँ से मैं इधर से बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे वेट ऑफ बेंजीन, तो यहाँ मोल्स किसका आएगा, बेंजीन का। मॉलिक्यूलर मास भी किसका आएगा, बेंजीन का। क्लियर? नीचे वेट ऑफ बेंजीन, अगेन मोल्स ऑफ बेंजीन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, प्लस वेट ऑफ टॉलिन, टॉलिन का वेट कितना होगा, मोल्स ऑफ टॉलिन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन इनटू 100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा यार, मोल्स ऑफ बेंजीन बताओ बच्चों, मोल्स ऑफ बेंजीन नहीं पता हमें। एक काम करता हूँ, हाँ अब देखो हमें इसको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए हमें एन टोटल नीचे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं NB को एन टोटल से डिवाइड करता हूँ। अच्छा, कोई चीज़ यदि न्यूमरेटर में डिवाइड करे तो उसको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं NB बाय एन टोटल कर देता हूँ। अच्छा अब तुम लोग यार कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे T एक और है, एक T और। तो ये देखना, ये स्मॉल T है, ये कैपिटल T है। कैपिटल T का मतलब टॉलिन, स्मॉल T का मतलब टोटल, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना तुम लोग। होल डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, अरे यार यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, काम करता हूँ मैं उधर लिख देता हूँ। NB NT से डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन अपनी जगह पे रहेगा। होल डिवाइडेड बाय फिर से NB अपॉन NT इंटू MB प्लस NT अपॉन एन टोटल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉलिन इंटू 100। ये एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं? क्या किया हमने,
इस वाले को एंटी से डिवाइड कर, लेकिन ऊपर यदि एंटी से डिवाइड करें तो नीचे भी एंटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एंटी से मतलब एन टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मैं एन टोटल से ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड करूं तो देखो यहाँ पे एनबी बाय एनटी, इधर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब तुम लोग बताओ यार, एनबी बाय एन टोटल को क्या लिख सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे एनबी बाय एनटी को मैंने एक्स भी लिखा। अच्छा, एक्स भी नहीं लिखकर मैं इसे वाई भी लिखूंगा, क्योंकि ये जो हमारा कैलकुलेशन जो चल रहा है ना, ये कहाँ के लिए चल रहा है? इस वाले पार्ट के लिए चल रहा है। और इस वाले में जो मोल फ्रैक्शन उसको मैंने वाई बी एंड वाई टी मान के रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? वाई बी इधर इनटू मॉलिक्यूलर, ये तो एनबी अपने जगह पे रहेगा ना। एनबी बाय एनटी को मैंने वाई बी लिखा, ध्यान रखना नीचे। फिर ये एनबी बाय एनटी को फिर से मैं वाई बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन प्लस फिर एंटी बाय एंटी क्या लगेगा? वाई टी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉलिन, और इंटू तो अपनी जगह पे रहेगा। अब बता यार, क्या नहीं पता है? बता, वाई भी नहीं पता है क्या? देख यार 0.6, वाई टी नहीं पता है ना 0.4, सब कुछ पता हो गया काम। तो बस यार चलो कर देते हैं सॉल्व इसको। वाई बी का वैल्यू कितना है? 0.6। एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है यार? मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का 78 हो जाएगा। इतना तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना। वाई बी का वैल्यू अगेन 0.6 इंटू 78, वाई टी का वैल्यू 0.4 है इंटू टॉलिन का 92 होता है मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो यहाँ से ये वैल्यू जो तुम लोग सॉल्व करोगे तो मैं आंसर लिख देता हूँ। हाँ, इसका आंसर जो है ये 55.9% आ जाएगा। यानी हम लोग क्या निकाल रहे थे? वेट परसेंट निकाल रहे थे ना ऑफ बेंजीन। वेट परसेंट ऑफ बेंजीन निकाल रहे थे, तो वेट परसेंट इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ये आंसर हो जाएगा 55.9% और 56% में बोल सकता हूँ। ठीक, तो उम्मीद है यार ये वाला भी पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो आज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज कैसे कैलकुलेट करना, ये चीज भी क्लियर होगा। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन, अब दो तरह का मोल फ्रैक्शन होता है, इसलिए आप लोग हर सवाल में ये ध्यान से सुनना, ठीक है ना, पढ़ना अच्छे से सवाल को कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा है या वेपर की बात कर रहा है। दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होता है। लिक्विड का मोल फ्रैक्शन अलग होता है और वेपर के लिए मोल फ्रैक्शन अलग होगा। हाँ, अलग बात है यार, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। जैसे देखो वाई बी का वैल्यू कितना? 0.6, वाई टी का वैल्यू कितना? 0.4। यहाँ पे एक्चुअली देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कितना? 300 टॉल। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन कितना? 200 टॉल। इसका मतलब किसका वेपर ज्यादा बनेगा? बताया, बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। क्यों? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है ना। इसका मतलब बेंजीन यदि ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा वेपर बना रहा है तो यहाँ पे इस वाले एरिया में बेंजीन ज्यादा प्रेजेंट होगा, टॉलिन कम प्रेजेंट होगा। मतलब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, टॉलिन का मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो बेंजीन का ज्यादा है, टॉलिन का कम है, ये चीज। ठीक, तो इस तरह से ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज था, इस चीज को भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब इस पे बेस्ड आप लोगों को मैं सीट पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एक ही तरह क्वेश्चन को ज्यादा करवाने से मतलब भी नहीं है। ठीक है ना, वीडियो का लेंथ कम रखना है, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाना है। ठीक, तो चलो यार इस पार्ट में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। वीडियो देखने के लिए अब थैंक यू एंड बाय बाय।